Hello everyone, this is Dr. Abdal. Welcome back to my YouTube channel Learn with Dr. Abdal. आज मैं आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ. इट इज़ फॉर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स एंड इट इज़ फॉर दी बीटेक स्टूडेंट्स एंड मैक्सिमम मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन पेपर वाज 100 एंड टाइम गिवन ड्यूरेशन गिवन इज़ 3 आवर्स. ठीक है, तो 3 घंटे में आपको ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर पूरा करना है. इसमें टोटल आपके हैं अराउंड 12 क्वेश्चंस, जिसमें से लास्ट 11 क्वेश्चन में और 12 क्वेश्चन में चॉइस भी है आपके पास. ठीक है, सो वन बाय वन हम सारे क्वेश्चन करते हैं. स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिफाइन टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर. सो टाइप 1, अगर आपको ये टेबल अच्छे से पता है तो आप इजीली बता सकते हो टाइप 1 एरर क्या होती है. इसको लिखने का तरीका ये होता है, टाइप 1 एरर यहाँ पे लिखिए, मतलब रिजेक्ट कर रहे हो जब आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू है. सो उसको लिखने का तरीका होता है रिजेक्टिंग दी नल हाइपोथेसिस व्हेन द when actually it is true. ठीक है, मीन्स रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस को आप शॉर्ट में एच नॉट भी लिख सकते हो, रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू. ठीक है, और टाइप 2 एरर में आप क्या कर रहे हो, टाइप 2 एरर में आप फॉल्स नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हो. तो मीन्स आप इसको क्या लिखोगे, फेल टू रिजेक्ट null hypothesis H naught when it is actually false. ठीक है, आप false को accept कर रहे हो. accept को आप लैंग्वेज में fail to reject भी लिखते हो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन अ सर्टेन इंडस्ट्री फैसिलिटी एक्सीडेंट्स अकर infrequently. It is known that the probability of an accident of any given day is 0.05. तो probability आपको दे रखी है किसी भी चीज़ की या होने की, वो है 0.005, मतलब बहुत छोटी probability है ये. And accident are independent of each other. What is the probability that in any given period of 400 days, मतलब n हो गया एक तरह से, there will be an accident on one day. ठीक है, वन डे होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको ए पार्ट में. सो जब भी इस तरह का हुआ करे जहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है वो आपकी जीरो की तरफ टेंड कर रही है और एन जो है नंबर ऑफ आउटकम्स ऑब्जर्वेशन जो है वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहे हो, मतलब बहुत लार्ज हो रहे हो. इन्फिनिटी का मतलब है लार्ज हो रहे हो और इसका मतलब है वेरी स्मॉल हो रही हो. तो वो क्वेश्चन बनता है आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का. तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जो आप लैम्डा बनाते हो, जहाँ पे आपको लैम्डा डायरेक्टली गिवन नहीं होता, मैंने ऐसे क्वेश्चन, अगर आपने मेरी सारी प्लेलिस्ट देखी हुई है ना प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, तो आई थिंक इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. मैंने क्वेश्चन वहाँ पे भी कराए थे पॉइजन में. तो अगर आपको लैम्डा गिवन नहीं होता है, ठीक है, नॉट गिवन, तो आप लैम्डा को कैसे बनाते हो, उसमें एन इंटू पी करके बनाते हो. तो एन इंटू पी करके आप बना लो. पी की वैल्यू आपकी 0.005 और एन की वैल्यू आपकी 400. तो ये आपका लैम्डा बन जाएगा 2. अब ए पार्ट में क्या पूछ रहा है, और आपको इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी पता होगा. अगर के पे आपको वैल्यू निकालनी तो वो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर के बाई के फैक्टोरियल. ये पॉइजन का आपका क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है, क्योंकि ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है. इसमें जो एक्स होता है, जो एक्स फॉलो करता है पॉइजन को, वो एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है. इसमें वो लैम्डा आपको पता होना चाहिए. तो एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए वो पूछ रहा है सबसे पहले कि एक्सीडेंट ऑन वन डे. तो क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा विच इज़ 2, है ना, 2 निकाली जो आपने अभी. देन लैम्डा की पावर के की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई, एक्स क्योंकि यहाँ पे ये 1 है, जो के की वैल्यू 1 हो गई, डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल. तो इसको आप कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप इतना भी लिखते छोड़ दोगे तो इनफ होता है वो आंसर. इसको अगर आप सॉल्व करोगे पूरा तो ये आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट बी पार्ट. और द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 3 days विद एन एक्सीडेंट. एट मोस्ट 3 days की बात हो रही है, तो लेस देन इक्वल टू 3. तो इसका मतलब है आपको क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 2 और एक्स इज इक्वल टू 3 तक आपको सारी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करना है, तब जाके आपका ये आंसर बनेगा. ठीक है, ये 2 आ जाएगा. अब x इज इक्वल टू 0 मतलब ये k की वैल्यूज़ होती हैं जो x इज इक्वल टू हम लिखते हैं. तो बस आपको k रखते चले जाने. लैम्डा की वैल्यू आपको 2 पता है, तो 2 लैम्डा टू द पावर k मतलब 0 फैक्टोरियल. सो एक्सपोनेंशियल टू द पावर -2 एंड 2 टू द पावर 1 बाई 1 फैक्टोरियल. एक्सपोनेंशियल पावर -2 2 to the power 2 by 2 factorial
एंड इसी तरह आप इसको करते चले जाना। और इसमें सबसे ईजीएस्ट तरीका क्या होता है, जो कॉमन पार्ट आप निकाल सकते हो वो है एक्सपोनेंशियल की पावर -2 आप कॉमन निकाल सकते हो, बाकी को आप अंदर उसको सॉल्व कर लेना। तो 1 बनेगा, 2 बनेगा, यहाँ पे 2 तो ये बन जाएगा आपका 4/2 फैक्टोरियल एंड 2 3/3 फैक्टोरियल। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके इसका आंसर आ जाएगा 8571। ठीक है, एक्सपोनेंशियल -2 आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी यूज़ कर सकते हो, निकाल सकते हो कैसे निकलती है वो वाली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पे रैंक कोरिलेशन पूछा जा रहा है, मतलब ये स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दो तरह के कोरिलेशन होते हैं, एक रैंक कोरिलेशन होता है, एक सिर्फ कोरिलेशन होता है। तो इस वाले को हम स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन बोलते हैं, और जो दूसरा वाला होता है वो होता है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है वो। ठीक है, हमें उस वाले से नहीं करना है, सिर्फ स्पीयरमैन वाले से करना है, जहाँ पे रैंक का कंपैरिजन होता है। तो रैंक कैसे दे सकते हो, या तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में रैंक दे सकते हो, या आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी रैंक दे सकते हो। तो अगर मैं सबसे स्मॉलेस्ट को 1 मान के चलूँ तो आप वैसे भी कर सकते हो, सबसे स्मॉलेस्ट 1 है, फिर उससे बड़ा 2 है, उसको रैंक देना है। तो ये RX का जो कॉलम है यहाँ पे हम रैंकिंग देंगे। तो सबसे फर्स्ट रैंक में देना जा रहा हूँ 22 को 1, देन उससे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप चलते चले जाओ, फिर है 34 तो उसको आप 2 दे दो, देन 40 को 3 एंड 41 को 4, देन 42 को 5, और इस तरह से आप सारे रैंक उसको देते चले जाना। देन सिमिलरली आप y के लिए भी रैंकिंग कर सकते हो। आप स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ जा रहे हो, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हो, तो रैंकिंग आप दोनों तरह से दे सकते हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी दे सकते हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 12 में स्मॉलेस्ट है तो उसको रैंक क्या जाएगी, 1 जाएगी। ठीक है, इसको मैं आपको रेड से करके दिखाता हूँ, उसकी रैंक 1 जाएगी, तो रैंक हम दे रहे हैं इसको। ठीक है, देन नेक्स्ट उससे बड़ा नंबर क्या है 12 से, वो है 30, तो उसको रैंक 2 चली जाएगी। फिर उससे बड़ा नंबर 32, तो उसको रैंक 3 चली जाएगी, एंड सो ऑन। आप इस तरह सारी रैंक दे सकते हो। सो यहाँ तक तो हमने रैंकिंग कर ली है। अब आपको क्या करना होता है, दोनों रैंकिंग का डिफरेंस करना होता है। डी कैसे निकलता है, RX माइनस RY। तो डी का जो फॉर्मूला होता है, दोनों रैंकिंग का डिफरेंस होता है, और फिर हमें फाइनली डी स्क्वायर निकालना होता है। तो उसका डिफरेंस करते चले जाओ, 10 - 12 - 2, देन 2 - 3 - 1 एंड सो ऑन। फिर नेक्स्ट कॉलम में क्या करोगे, उनका स्क्वायर करोगे। डी स्क्वायर का मतलब डी कॉलम का स्क्वायर। सो ये हमारा स्क्वायर हो गया। अब आपको समेशन डी स्क्वायर निकालना है, तो समेशन डी स्क्वायर इसका सम करोगे तो आपका 48 आएगा। अब रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1 - 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर -1। ठीक है, तो आपने सारी वैल्यूज निकाली हुई हैं। 6 इंटू, अब ये -1 के साथ बच्चे क्या करते हैं, 1 माइनस ये करके लिख देते हैं, डिवाइड बाई n इंटू एन स्क्वायर -1। ये बिल्कुल गलत तरीका है करने का। आपने माइनस माइनस यहाँ अलग है, बिल्कुल ये वाली पार्ट अलग है। ठीक है, तो इसको अलग ही रखना। समेशन डी स्क्वायर का मतलब है 48, एन की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, ये 1 2 3 इस तरह से 12 ऑब्जर्वेशन है, तो 12 इंटू 12 स्क्वायर -1। तो ये वैल्यू पूरी अलग है 1 से। ठीक है, तो इसको आप अब सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक मुझे इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वैल्यू न्यूमरेटर की 288 आ जाएगी, एंड डिनोमिनेटर की वैल्यू आ जाएगी इसकी 1716। तो इसको पूरा आप सॉल्व कर लेना यूजिंग कैलकुलेटर, 0.8322 आ जाएगा। तो जब ये वैल्यू 1 की जितनी ज़्यादा करीब होती है, ये 1 की तरफ जा रही है वैल्यू, जितनी ज़्यादा 1 की तरफ होती है वो स्ट्रॉन्ग मतलब रैंक कोरिलेशन होता है। तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रैंक कोरिलेशन। ठीक है, मतलब जो भी रैंकिंग करी गई है इसमें डेटा की एक्स और वाई की, वो स्ट्रांगली एग्री कर रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एन अर्न कंटेन्स 4 balls, ईच बॉल हैविंग इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग वाइट और ब्लैक। सो वाइट और ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है व्हेन देयर आर 4 balls। सो इनिशियली आपके पास कितनी बॉल है, हम उसका डेटा कलेक्ट करते चले जाते हैं। 4 balls हैं। सो ब्लैक आने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इनिशियली इक्वल है, तो 1/2। और वाइट आने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, ये इनिशियली में ही बताया जा रहा है, वो भी 1/2 ही है। फिर क्या बोला है, 3 ब्लैक बॉल्स आर एडिड टू द अर्न। ठीक है, मतलब एक बैग है उसमें 3 बॉल्स ऐड कर दी गई, तो एडिड इज इक्वल टू 3, कितनी, कौन सी वाली, ब्लैक कलर की। तो ब्लैक कलर की हो गई, तो टोटल कितनी हो गई आपके पास, 7 बॉल्स हो गई हो। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 बॉल्स इन द अर्न आर ब्लैक। सो आपको
5 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 5 कब होंगी? 7 में से आपको पता है 3 तो 7 बॉल्स में से आपको पता है 3 तो टोटल ब्लैक ही हैं जो आपने बाद में ऐड करी हैं। और 5 कब होंगी? जब जो बाकी की जो स्टार्टिंग में 4 थी उनमें से 2 ब्लैक हो जाएं, है ना, और 2 वाइट हो जाएं, यही होगा। तभी जाके टोटल आपके पास 7 में से कितनी ब्लैक हो पाएंगी? 5 ब्लैक हो पाएंगी। तो इसका मतलब 4 में से 2 ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी अगर आप निकाल लोगे तो 7 में से 5 ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। ठीक है, तो अब ये बायनॉमियल का क्वेश्चन है, इसमें आपको n पता है और p पता है। n की वैल्यू यहाँ पे आपकी 4 हो गई क्योंकि आप इनिशियली वाले में से ही निकालना चाहते हो। इनिशियल में अगर 2 ब्लैक बॉल हो गई उसकी प्रोबेबिलिटी आपने निकाली तो 7 में से 5 की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। मतलब 5 ब्लैक आउट ऑफ 7, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है, ठीक है, वो इक्वल है 2 ब्लैक बॉल्स आउट ऑफ 4, ये है। तो हमारा मेन फोकस अब किस पर है? हमारा मेन फोकस इसी पर है कि 4 में से 2 ब्लैक बॉल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ओके, सो हमारे पास n की वैल्यू 4 हो गई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इनिशियली, जब वाइट और ब्लैक इनिशियली 4 थे तो उसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हाफ ही थी। तो x फॉलो कर रहा है आपका बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर np। तो n की वैल्यू 4 है, मतलब टोटल बॉल्स 4 हैं और सक्सेस की हाफ है। तो आपको x इज इक्वल टू 2 के लिए निकालना है जब 2 बॉल्स ब्लैक हो जाएंगी। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? एन सी के पी टू द पावर के एंड क्यू टू द पावर एन माइनस के। क्यू क्या होता है आपको पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। और पी प्लस क्यू का रिलेशन क्या होता है? पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कहते हैं क्यू को। अब बस आपने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। ये आपका 2 जो है वो के है एक्चुअल में, ठीक है, ये जो 2 की वैल्यू है, एन की वैल्यू 4 है, 2 पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मन के हाफ की पावर के की वैल्यू 2 है। देन क्यू क्या होता है? 1 माइनस पी, है ना, यहाँ से फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस पी इज इक्वल टू क्यू। एन की वैल्यू 4 है, के की वैल्यू 2 है। अब 4c2 क्या होता है? 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 बाई 2 का स्क्वायर, और ये भी क्या बनेगा? 1 बाई 2 का स्क्वायर। तो 4 इंटू 3 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 की पावर 4। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 16 बाई 16 के अराउंड, तो 3 बाई 8 इसका आंसर है। तो जो आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 बॉल्स इन द अर्न आर ब्लैक, सो उसकी प्रोबेबिलिटी है आपकी 3 बाई 8 एक्चुअल में। ठीक है, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया भी था कि 5 ब्लैक आउट ऑफ 7 की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें 2 ब्लैक आउट ऑफ 4 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दोनों इक्वल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रैंडम सैंपल ऑफ 100 रिकॉर्डेड डेथ्स in the United States during the past year showed an average lifespan of 71.8 years। ठीक है, 100 रिकॉर्डेड सैंपल है यहाँ पे, तो इसका मतलब n की वैल्यू तो 100 है, और जो आपका सैंपल इन 100 का जो मीन है वो है सैंपल मीन, जिसको हम x बार से डिनोट करते हैं। एक्चुअल में आपको सबसे पहले तो ये देख लेना चाहिए आपके पास जो टेस्ट होते हैं, z टेस्ट, t टेस्ट जो तक मैंने कराए हैं, और एफ टेस्ट। तो जेड टेस्ट के लिए हमारे पास एन ग्रेटर देन 30 होना चाहिए, और टी टेस्ट के लिए एन की वैल्यू लेस देन 30 होनी चाहिए, और एफ टेस्ट में हम वेरिएंसेस का डिफरेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि वो होगा कि नहीं होगा। तो इसमें जब मीन की बात हो रही है तो वेरिएंस की तो बात करेंगे ही नहीं हम, और आपका पास क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एन की वैल्यू ग्रेटर देन 30 है, तो यहाँ पे जेड टेस्ट अप्लाई होगा, कि आपको पता चल जाना चाहिए सैंपल देख के। तो सैंपल का मीन 71.8 है, अज्यूमिंग अ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ पे सिग्मा दे रखा, तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि जेड स्टैटिस्टिक क्या होता था। ये मैं आपकी मेरी वीडियो में जाके आप जरूर देखना कि जेड टेस्ट कैसे अप्लाई होता है, उसका स्टैटिस्टिक क्या होता है। वो होता है एक्स बार माइनस म्यू बाई सिग्मा बाई रूट एन, ये होता है उसका टेस्ट स्टैटिस्टिक। तो अब सिग्मा आपको पता लग गया, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 8.9। does this seem to indicate that the mean life span today is greater than 70? मतलब कि वो मीन आ गया, पॉपुलेशन मीन 70 आ गया, यूजर्स 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो आपकी सबसे पहले तो नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगी। यहाँ पे ग्रेटर का वर्ड आ रहा है तो H1 ग्रेटर में बनेगा, मीन से, मतलब मीन से ग्रेटर है वो, और आपकी नल हाइपोथेसिस इक्वालिटी में बनेगी। सेकंड आपका क्वेश्चन मतलब जो सेकंड पार्ट है वो है जेड स्टैटिस्टिक निकालोगे, मतलब आप जेड स्कोर भी कहते हैं उसके, जेड स्टैटिस्टिक निकालो, वो क्या निकल के आएगा। और ये राइट टेल का क्वेश्चन है क्योंकि आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ग्रेटर साइन में, राइट टेल्ड। ओके,
अब जेड स्टैटिस्टिक आ गई एक्स बार की वैल्यू क्या है 71.8, एक्स बार माइनस म्यू की वैल्यू है 70, सिग्मा की वैल्यू है 8.9 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन की वैल्यू है 100। तो ये आप सॉल्व कर लेना, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.02। तो जेड स्टैटिस्टिक आपके पास निकल के आ गया है। अब आपको क्या निकालना है, क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, मैं इसको क्रिटिकल से करा देता हूँ, पी वैल्यू से भी आप कर सकते हो इसको। क्रिटिकल वैल्यू कैसे निकलती है, सबसे पहले आपने देखा है राइट टेल का क्वेश्चन है, और राइट टेल में क्या होता है, आपकी जो रिजेक्शन रीजन होता है वो राइट साइड पे होता है। अब आपको अल्फ़ा पता है, उसमें अल्फ़ा ब्रेक भी नहीं होगा, अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 ही रहेगी। तो आपको ये पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट क्या है आपका जेड अल्फ़ा, मतलब जेड 0.05। तो ये निकालने के लिए मैं क्या करता था, 1 माइनस अल्फ़ा करता था, मतलब कि ये पूरा कर्व के नीचे का एरिया 1 है, तो 1 में से मैंने इससे पहले का एरिया माइनस कर दिया, और इससे पहले का एरिया क्या है, अगर मैं अल्फ़ा में से माइनस कर दूं उसको, तो 1 माइनस अल्फ़ा है वो, है ना, क्योंकि इस पॉइंट के बाद का जो रीजन है वो तो अल्फ़ा है, वो एरिया अल्फ़ा है। तो अगर मैं 1 माइनस अल्फ़ा कर दूं 0.05, ठीक है, तो क्या है 0.95। तो ये कौन सा एरिया आया है पता है आपको, ये एरिया आया है ये वाला। तो ये वाला एरिया हम क्यों निकालते हैं, 1 में से माइनस क्यों करा अल्फ़ा को, क्योंकि मुझे क्यूमुलेटिव टेबल से ये वाला एरिया की कॉरेस्पॉन्डिंग में अपना जेड अल्फ़ा मिल जाएगा। इस मतलब ये रीजन जो कवर हो रहा है ना ग्रीन वाला, तो ये पॉइंट मुझे ढूंढना है अगर, तो मैं इस एरिया के कॉरेस्पॉन्डिंग में ढूंढ लूँगा। तो मुझे 0.95 सर्च करना है। तो 0.9 देखो, इसका अगर आप देखोगे ना, जो ये जो आपको टेबल दे रखी होती है ये क्यूमुलेटिव की, वो हमेशा एक पॉइंट से पिछले का एरिया दे रखा होता है। आपको 0.95 ढूंढना है, इसमें कहाँ है, तो 0.95, 0.9495 और 0.9505 के बीच में होगा। तो कौन सी वैल्यू लोगे आप, 1.64 एंड 1.65 वैल्यू लोगे। तो जो आपका जेड अल्फ़ा बनेगा 1.64 और 1.65 का मिड पॉइंट बनेगा, क्योंकि वो एग्जैक्ट नहीं मिल रही है हमें, तो 1.645 बनेगा ये। तो क्रिटिकल वैल्यू क्या बन गई आपकी, 1.645 निकल के आ रही है क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, तो इसके बाद जो भी ये क्रिटिकल वैल्यू क्या करती है, ये रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस रीजन को डिवाइड कर देती है। मतलब कि जो आपने ये वाला नॉर्मल का कर्व बनाते हो, उसमें जब आपको क्रिटिकल वैल्यू पता लग गई कि वो यहाँ पर है 1.645, तो उसके बाद जितना भी रीजन होता है ना वो आपका रिजेक्शन रीजन होता है। मतलब यहाँ पे आप क्या करते हो, रिजेक्ट कर देते हो H0 को। अब आपको अपनी जेड स्टैटिस्टिक देखनी है, क्या है जेड स्टैटिस्टिक, क्या आ रही थी 2.02। तो 2.02 कहाँ लाई करेगी, वो यहाँ कहीं लाई करेगी 2.02, तो रिजेक्शन में चलेगा, इसका मतलब रिजेक्ट कर दोगे आप H0 को। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल से। ओके, क्यूमुलेटिव की टेबल यूज़ करी है मैंने, आप चाहो तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, मेरी कैलकुलेटर वाली वीडियो देख लेना जाके, तो आप उससे भी कर सकते हो उसको। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लेट द रैंडम वेरिएबल x represent the number of automobiles that are used for official business purpose on any work day. The probability distribution of company A is this. मतलब हमें क्या दे रखा है, हमें रैंडम वेरिएबल x और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में कुछ प्रोबेबिलिटीज दे रखी हैं, है ना। एफ एक्स का मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब एक्स जो है वो आपका 1 2 3 वैल्यू ले रहा है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है 0.3 0.4 और 0.3। सिमिलरली बी में भी ऐसे ही दे रखा है, अगर आप यहाँ पे देखो एक्स और, तो हमें क्या निकालना है, शो दैट द वेरिएंसेस ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनी बी इज ग्रेटर देन द कंपनी ए। तो हमने कंपनी बी का वेरिएंस हमें दिखाना है कि वेरिएंस ऑफ कंपनी बी इज ग्रेटर देन वेरिएंस ऑफ कंपनी ए, क्या ये है कि नहीं है, शो करना है। तो सबसे पहले हम वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला अगर मैं ए के लिए निकालूँ, ठीक है, ये ए कंपनी के लिए कर रहे हैं हम, वो होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये सबसे ईजीएस्ट फॉर्मूला रहता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। तो एक्सपेक्टेशन एक्स का मतलब क्या होता है, जो भी एक्स की वैल्यू उसको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो और सम कर दो। तो एक्स की वैल्यू 1 है, उसकी फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो आप 0.3 से, प्लस 2 है उसको मल्टीप्लाई कर दो 0.4 से, देन 3 और उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है। ठीक है, मैंने इस टेबल से करा है, जो कि टेबल आपको यहाँ भी दे रखी है लेफ्ट साइड पे। तो इसका सम करोगे आप, इसका एक्सपेक्टेशन निकल के आ जाएगा अराउंड 2। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का मतलब होता है अब आपको एक्स का स्क्वायर करना है, जो यहाँ पे वैल्यू है ना इनका स्क्वायर करना है आपको।
तो 1 स्क्वायर और उसकी प्रोबेबिलिटी, देन 2 स्क्वायर और उसकी प्रोबेबिलिटी, देन 3 स्क्वायर और उसकी प्रोबेबिलिटी। सो ये क्या हो जाएगा, 4.6 हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, वेरिएंस ऑफ एक्स फॉर ए। तो वो फॉर्मूला जो आपको ऊपर दे रखा था, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, वो निकल के क्या आया 4.6 माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स का होल स्क्वायर, मतलब जो एक्सपेक्टेशन एक्स निकाला है उसका भी स्क्वायर करना है आपने। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 4.6 माइनस 4 दैट इज 0.6। सिमिलरली आप बी के लिए कर लो, बी के लिए आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालो। एक्स की वैल्यू अब देखो क्या दे रखी है, 1 2 3 4 दे रखी है यहाँ पे, 0 1 2 3 4, तो 0 से स्टार्ट करोगे आप, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2, फिर 1 उसकी प्रोबेबिलिटी 0.1, 2 उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3, नेक्स्ट 3 की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.3 एंड 4 की प्रोबेबिलिटी 0.1। अब ये भी देख सकते हो प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 आता है, अगर आप इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम करोगे तो कितना हो रहा है 0.3 0.6 0.9 0.1, तो ये हो जाएगा 0.10, मतलब 1 हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इस केस में आएगा आपका अगेन 2, फिर आप निकालोगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्या करना है आपको, एक्स का स्क्वायर और उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 1 का स्क्वायर 0.1, 2 का स्क्वायर 0.3, देन 3 का स्क्वायर एंड 0.3 एंड 4 का स्क्वायर और उसकी प्रोबेबिलिटी 4 की, तो 0.1 थी। तो एक्सपेक्टेशन है एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा 5.6। अब आप वेरिएंस का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, वेरिएंस ऑफ एक्स, ये मैं बी के लिए कर रहा हूँ, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है 5.6 और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या आ रहा है आपका 2 आ रहा था, तो 2 का स्क्वायर भी करना है, एक्सपेक्टेशन एक्स का स्क्वायर। तो 5.6 माइनस 4 दैट इज़ 1.6। तो क्लियरली 1.6 जो है वो किससे बड़ा है, जो ऊपर आंसर आया था 0.6, मतलब कि वेरिएंस ऑफ जो आपसे बोला गया था कि वेरिएंस ऑफ एक्स, मतलब बी के लिए जो निकाला है आपने वो ग्रेटर होगा वेरिएंस ऑफ एक्स, तो यही आपको शो करना था। सो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन इज, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है क्यूमुलेटिव, ठीक है, और ये हम कॉन्टिन्यूस का केस कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस का केस और क्यूमुलेटिव फंक्शन दे रखा है आपको, फाइंड डेंसिटी फंक्शन। तो डेंसिटी फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, आप क्यूमुलेटिव का डेरिवेटिव कर दोगे तो आपको डेंसिटी फंक्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहला हम पार्ट कर लेते हैं, एफ एक्स निकालना है हमें, मतलब डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स निकालना है। तो डेरिवेटिव कर लो, डेरिवेटिव करके क्या बनेगा इसका आंसर, एफ एक्स का डेरिवेटिव करना है, तो हो जाएगा 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, और एक्सपोनेंशियल -2x का, और माइनस भी है बाहर, तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ -2 + 2 एक्सपोनेंशियल -2x। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, और 0 का तो डेरिवेटिव 0 ही रहेगा। तो ये आपका एफ एक्स आ गया PDF, ठीक है, PDF ऑफ x। सेकंड क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 2, तो x ग्रेटर देन 2 के लिए आपको निकालना है। अब देखो हम क्यूमुलेटिव का भी हेल्प ले सकते हैं इसमें, मैं आपको बता दूं कैसे। अब एक चीज़ और याद रखना, कंटिन्यूस के केस में एक पॉइंट मैटर नहीं करता, आप ग्रेटर देन 2 लिखो या ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखो, वो मैटर नहीं करता कंटिन्यूस के केस में, बट डिस्क्रीट के केस में मैटर करता है, तो वो भी याद रखना, बहुत काम की चीज़ है वो। तो मैं x ग्रेटर देन 2, मतलब 2 के बाद जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है वो सारी निकालनी है मुझे, ये बताया गया है। मतलब आप 2 to इन्फिनिटी इंटीग्रेट करोगे, तो 2 to इन्फिनिटी इंटीग्रेट करने से आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। अब x लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब है कि आप हमेशा याद करो कि क्यूमुलेटिव फंक्शन क्या होता था, वो ये होता था ये x लेस देन इक्वल टू स्मॉल x, मतलब स्मॉल x से पहले की सारी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करना है। तो मैं इसको अब क्यूमुलेटिव की हेल्प से करना हूँ, मुझे F2 निकालना है एक्चुअल में, मैं इंटीग्रेशन से नहीं कर रहा, मैं इसको सीधा क्यूमुलेटिव, अगर मेरे को दे रखा है तो मैं तो क्यूमुलेटिव का यूज़ करूँगा ना, क्योंकि क्यूमुलेटिव ज़्यादा आसान है यूज़ करना, क्योंकि उसकी वैल्यूज़ डालनी है बस अब मुझे। तो f फंक्शन में जो आपको यहाँ पे f फंक्शन दे रखा है, इस f फंक्शन में मुझे x की प्लेस पे 2 डालना है, तो 2 डालूंगा तो क्या बनेगा 1 माइनस एक्सपोनेंशियल -2 × 2, सिंपल। तो 1 - 1 प्लस एक्सपोनेंशियल -4, तो ये क्या बनेगा एक्सपोनेंशियल -4, इसका आंसर आ जाएगा सीधा, ठीक है। तो आपको हमेशा ग्रेटर को लेस में कन्वर्ट करना है अगर क्यूमुलेटिव अप्लाई करना चाहते हो। मैंने यहाँ देखो ये वाला क्यूमुलेटिव अगर अप्लाई करा तो मैंने सबसे पहले लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट करा, तो मैं 1 में से माइनस क्यों करा, 1 में से माइनस मैंने इसलिए करा क्योंकि सारी प्रोबेबिलिटीज जो है अगर आप -∞ टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट करते हो वो 1 आती है, तो 1 में से मैंने माइनस कर दिया, उसको लेस देन इक्वल टू 2 में कन्वर्ट कर दिया। 2 के बाद जितनी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो 1 में से 2 से पहले वाली माइनस करके निकाल लो, वही तो बात हुई ना। देखो
2 के बाद निकालनी है आपको, 2 के बाद की सारी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मैंने क्या करा, 1 में से ये 1 पूरी की है यहाँ से लेके यहाँ तक की, उसमें से 2 से पहले की माइनस कर दी, तो क्या बचेगी, यही तो बचेगी। तो इसलिए मैंने उसको ऐसे कन्वर्ट करा। अब प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन -3 लेस इक्वल टू 4, इसको भी मैं आपको इससे करना सिखा दूंगा। अदरवाइज आप इसको इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो। इंटीग्रेशन से कैसे करोगे, -3 to 4 fx dx, ये ऐसे कर लोगे, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है क्यूमुलेटिव में, ये होता है जो आपकी अपर लिमिट है 4, जो आपकी लोअर लिमिट है 3, ठीक है। बनेगा वही, आपको क्या करना है, -3 एरा -2 एरा -1 0 1 2 3 4 ऐसे कर लो। इसके बीच का निकालना है। तो मैंने क्या करा, 4 से पहले जितना भी एरिया है वो उसमें से माइनस कर दिया जो 3 से पहले का एरिया है वो, तो बचेगा क्या, यही तो बचेगा, -3 to 4। अब F4 का मतलब है मुझे F फंक्शन में x के प्लेस पे 4 डालना है, ठीक है। 1 माइनस एक्सपोनेंशियल -2 into 4, और F-3 का मतलब है x की प्लेस पे -3 डालना है, ठीक। तो 1 माइनस एक्सपोनेंशियल -8, फिर -1 प्लस एक्सपोनेंशियल 6। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ और नोट करो, F-3 का मतलब आपको x की वैल्यू -3 पे जाना है। तो x की वैल्यू -3 आप ये वाले पॉइंट पे देखोगे ना, है ना, क्योंकि x लेस देन 0 हो गया, तो x लेस देन 0 की वैल्यू यहाँ सर्च करोगे, बट उस पर तो आपका क्यूमुलेटिव फंक्शन 0 है, तो F-3 की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्सपोनेंशियल -8, इसका आंसर आ जाएगा, बस खत्म। तो क्वेश्चन इतना ही था, इसमें क्यूमुलेटिव की हेल्प से करना सिखाया। अदरवाइज आप इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो। अगर आपसे प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2 पूछा गया था, प्रोबेबिलिटी x जो बी पार्ट था, तो उसमें आप क्या करते, 2 to इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर देते अपने fx को। fx हमने निकाला भी था यहाँ पे, तो आप fx से करना चाहो तो fx से कर लो, और स्मॉल fx मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से करना चाहो तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से कर लो, क्यूमुलेटिव से करना चाहो तो क्यूमुलेटिव से भी कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूट मीन मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो x और y आपको दे रखा है, इसका हमें क्या निकालना है, ये x और y नहीं होगा, आई थिंक ये उसकी फ्रीक्वेंसी होगी जो आपके आगे दे रखी है ना, ये f होगा। तो मीन निकालने के लिए x और f, आपको मीन का फॉर्मूला याद होगा, जब आपके पास फ्रीक्वेंसी फॉर्म में दो रखा होता था तो समीशन fx अपॉन समीशन f होता था। इसलिए मैंने क्या करा, आपको बस x और f दे रखा है, बाकी की वैल्यू मैंने खुद से कैलकुलेट करी है। तो fx जो मैंने निकाला है वो मल्टीप्लाई करा दोनों कॉलम को और उसका सम कर लिया। तो समीशन fx क्या आ रहा है 432 और समीशन f है 48, ठीक है। तो आपका मीन क्या आ जाएगा, अगर आप डिवाइड करते हो 432/48 तो ये आ जाएगा 9। अब नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, मॉड क्या होता है, अगर आप फ्रीक्वेंसी से देखना चाहते हो जो सबसे ज़्यादा रिपीट कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा रिपीट फ्रीक्वेंसी 13 है, तो 13 के कॉरेस्पॉन्डिंग में क्या वैल्यू है 9, तो मॉड हो गया आपका 9, ठीक है। तो सिंपल हो गया, तो मीन एंड मॉड जो है आपका सेम आ गया। अब निकालना आपको स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अगर आप याद करो फ्रीक्वेंसी के केस में, वो होता था समीशन f इंटू एक्स माइनस xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाई समीशन f होता था, ठीक है। आप मेरी स्टैंडर्ड डेविएशन की, मॉड की, मीन की सारी वीडियो देखो जाके, तब जाके आपको ये इजीली हो जाएगा, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सब चीज़ें मैं आपको पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मेरी प्लेलिस्ट आप कंप्लीट कर लोगे तो क्वेश्चन पेपर आपको यूँ ही हलवा लगेगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब हमें क्या निकालना है, अब फॉर्मूले को, अगर आपको फॉर्मूला याद होता है ना तो आप सीधे सीधे कॉलम बनाते चले जाते हो। तो सबसे पहले आपको xi माइनस एक्स बार की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैंने कॉलम निकाला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। फॉर्मूले में देखो बस आपको क्या निकालना है, और फिर आपको f से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर उसका सम करना पड़ेगा। तो ये समेशन ही दे रखा है, ठीक है ना, समेशन f इंटू xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर दे रखा है। तो वो क्या आ रहा है 124, ठीक है। मैंने पहले से करा हुआ है, इसमें आपको कैलकुलेटर से सम ही तो करना है, और समीशन f ऑलरेडी आपको पता था 48 है, तो उसको 48 से डिवाइड करो 124 को, और फिर उस पर स्क्वायर रूट लगा दो, तो वो आ जाएगा 1.61। तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा आ गया 1.61। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। जस्ट फॉर्मूला आपको रिकॉल करने की ज़रूरत है, बाकी कॉलम वगैरह आप बना लोगे। इसमें हमेशा कॉलम बना के ही करना, कॉलम बना के हमेशा आसान रहता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ c व्हेन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज दिस।
तो ये क्या दे रखा है, x जब आपकी वैल्यू x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन हाफ है, ठीक है। और फिर दे रखा है c इंटू 2x माइनस 1 का स्क्वायर दे रखा है व्हेन x की वैल्यू आपकी हाफ से ग्रेटर है और लेस देन इक्वल टू 1 है और 0 अदरवाइज, ठीक है, मतलब बाकी प्लेसेस पे 0। तो आपको c पूछा गया है। तो अगर आप कोई फंक्शन डेंसिटी फंक्शन बनता है तो उसका इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स वो क्या होता है, वो 1 होता है। अब हमें माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी नहीं जाना है, हमारे पास जो लिमिट है हमें वही यूज़ करनी है। लिमिट 0 से स्टार्ट हो रही है, हमें माइनस इन्फिनिटी वाली वैल्यू ईजिली कैंसिल हो जाएगी। तो आपको 0 से इन्फिनिटी जाना है। अब इन्फिनिटी भी नहीं जाना, क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी की यहाँ पे 1 पे ही खत्म हो रहा है ना, 1 पे ही तो खत्म हो रहा है मैक्सिमम, बाकी सब जगह 0। तो आपको 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स करना है एक्चुअल में, ठीक है। अब 0 to 1 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं। 0 to 1 को मैं 0 to हाफ करूँगा, क्योंकि हाफ तक की वैल्यू x दे रखी है तो उसका इंटीग्रेशन करूँगा, प्लस हाफ से 1 तक की वैल्यू अलग दे रखी है तो c इंटू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर दे रखा है, ये दे रखा है। तो इसका सम क्या आना चाहिए, सब 1 आना चाहिए, ठीक है। अब बस आपको यहाँ से इंटीग्रेशन करना है। सो आई थिंक आप कर लोगे, मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। कैसे करोगे, 0 to हाफ, सॉरी इसका तो स्क्वायर हो जाएगा सीधा, हाफ एक्स स्क्वायर 0 to हाफ, सी बाहर है। अब इसका स्क्वायर आप खोल लो तो स्क्वायर आप एक बार एक स्टेप और लिख लेना, 4x मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो होता है। और ये सबका जो आपका सम आएगा मतलब इंटीग्रेशन करके आएगा वो आंसर आएगा 1। करो अब आप इसका इंटीग्रेशन हाफ। अब यहाँ पे अपर लिमिट डालोगे 1/4 माइनस 0, सी बाहर ही चलता रहेगा, 4/3 एक्स क्यूब में फिर आप लिमिट डालोगे हाफ टू 1, ठीक है। फिर 1 का इंटीग्रेशन x होगा, x में क्या लिमिट डालोगे, हाफ टू 1, फिर माइनस 4/2 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, हाफ टू 1। सो इसका सम इंटीग्रेशन 1 आ गया। अब 1/8 प्लस c 4/3 एंड 1 माइनस 1/2 का क्यूब, तो 1/8 हो जाएगा ये। देन 1 माइनस हाफ एंड 2 हो गया ये, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4 ब्रैकेट क्लोज। अब बस आपको सॉल्व करना है इसको। आई थिंक अंदर का ब्रैकेट आप पूरा सॉल्व कर लेना, c इंटू ये बन जाएगा 4/24 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये पूरा ब्रैकेट आप खुद से सॉल्व करना, इसमें एलिमेंट्री कैलकुलेशन है, मैं आपको करके नहीं बता रहा, ये आप खुद से करना। आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो आपको अब खुद से चीज़ें करनी चाहिए, ये तो छोटी मोटी कैलकुलेशन है। तो ये हो गया आपका c/6, तो ये आ जाएगा यहाँ से c निकल के आ जाएगा आपका 21/2, उसको सॉल्व कर लेना तो सॉरी 21/4 आएगा, ठीक है। सो यही आपसे पूछा गया था कि आपका c की वैल्यू क्या होगी, तो c की वैल्यू 21/4 होगी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। PDF का अगर आपको दे रखा है कि ये PDF है तो उसका इंटीग्रेशन हमेशा 1 होता है, तो c की वैल्यू हमने उसी हेल्प से निकाली है क्योंकि उसका इंटीग्रेशन 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिट अ स्ट्रेट लाइन टू द फॉलोइंग डेटा। तो x और y दे रखा है, तो इसमें आपको याद होगा मैंने फिट करना सिखाया था आपको, 1 डिग्री पैराबोला और स्ट्रेट लाइन ये सब करना सिखाया था। तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये आपकी लाइन की इक्वेशन होती है। तो उसको आप क्या करोगे, इसको शॉर्टकट तरीका याद करने का क्या था, समीशन से मल्टीप्लाई कर दोगे सबको। तो समीशन अप्लाई करा और फिर एक बार समीशन x से मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार समीशन अप्लाई करा एक बार समीशन x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, x इंटू वाई की रिक्वायरमेंट है, एक्स स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए मैंने 2 कॉलम बनाए हैं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है। सॉरी एक्स स्क्वायर और x इंटू वाई, ठीक है, x इंटू वाई आएगा यहाँ पे। तो करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर तो आपको सीधा सीधा x कॉलम का स्क्वायर करना है, ये दोनों कॉलम तो आपको गिवन ही थे पहले से, मैंने इसको ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर कर लो, क्या आ जाएगा 1 4 9 16 एंड 25, और x इंटू वाई कर लो तो 14 एंड 27 इंटू 2 54, देन 120 220 एंड 340। अब आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन में पुट कर देना इनको। तो समीशन वाई आई का मतलब है इसका सम, y का सम, तो y का सम आएगा, समीशन x कर लेते हैं, समीशन x आएगा 15, समीशन y आएगा 204, समीशन x स्क्वायर आएगा 55 और समीशन x इंटू वाई आएगा 748।
बस आपको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है, अब तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो समेशन y मतलब 204, n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 इंटू ए आपको निकालना है, b फिर समेशन x की वैल्यू क्या है 15, तो 15b, देन समेशन x इंटू वाई, वो क्या निकल के आया 748, और समेशन x क्या आया था आपका 15a, समेशन x स्क्वायर 55b। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन बन गया है। आप इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से इजीली कर सकते हो। मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर की वीडियो बनाई थी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने की, वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखना कैलकुलेटर की, वहाँ से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपको इतना ज़्यादा इसको, अगर आप बाई हैंड करना चाहो तो बाई हैंड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट टाइम सेविंग के लिए ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 13.6 अराउंड आएगी, आप इसको रीचेक कर लेना। तो अब आपने क्या करना है, वाई में पुट कर देना, बस ए की वैल्यू तो 0 आ गई, तो वाई क्या बना 13.6x बन गया। ये आपकी लाइन की इक्वेशन बन गई। यही आपसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x एंड y इज गिवन बाय दिस fx, y इज इक्वल टू c into 2x plus y, where x and y are can assume all integers such that x की वैल्यू 0 to 2 लाई कर रही है, तो मतलब x कहाँ से कहाँ वारी कर सकता है 0 1 2, और y की वैल्यू 0 से 3, वो कह रहा है इंटीजर वैल्यू अज्यूम करता है, बस ओनली इंटीजर वैल्यू, ठीक है ना, आपको रियल नंबर में नहीं घुसना है 0 1 2 3। तो ये डिस्क्रीट, ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। जॉइंट वाले भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के। तो सबसे पहले सी पूछ रहा है, तो इसमें सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आता है, तो वहाँ से सी निकाल लोगे आप। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका आप टेबल बना के करना, तो टेबल से बड़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। आपको क्या पता है, वाई की वैल्यूज़ पता है कितनी है और एक्स की वैल्यूज़ पता है कितनी है। वाई की वैल्यू 0 1 2 3 तक जा रही है और एक्स की वैल्यू 0 1 2 तक जा रही है। बस आपको अब क्या करना है, जो आपका फंक्शन दे रखा है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दे रखा है c इंटू 2x प्लस वाई दे रखा है, तो मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू 0 फिक्स कर देता हूँ पहले मैं, और फिर y की वैल्यू निकाल लेता हूँ वहाँ से सीधा सीधा। देखो कैसे, x की वैल्यू 0 डाली अगर मैंने इस फंक्शन में, तो क्या हो जाएगा, ये x की वैल्यू 0 डालने पे ये हो जाएगा c इंटू वाई हो जाएगा ये। अब y की वैल्यू 0 1 2 3 दे रखी है, तो आपने क्या करना है, c इंटू वाई में y की वैल्यू 0 डालो तो 0, ठीक है, देन y की वैल्यू 1 डालो, y की वैल्यू 2 डालो और y की वैल्यू 3 डालो, ठीक है, इस फंक्शन में डाली है मैंने। अब x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 में ये फंक्शन क्या बनेगा, c इंटू 2 प्लस वाई। अब y की वैल्यू डालना शुरू कर दो इसमें, y की वैल्यू 0 1 2 3 तक, तो y की वैल्यू 0 से स्टार्ट करोगे तो क्या बनेगा, y की वैल्यू जब मैंने 0 डाली इसमें तो क्या बनी 2c, ठीक है, देन y की वैल्यू 1 डालो 3c, फिर 2 डालो और देन 3 डालो। अब नेक्स्ट x की वैल्यू क्या डालोगे 2, किस में, इस वाले फंक्शन में जो ऊपर दे रखा है, तो c इंटू 4 प्लस वाई। अब y की वैल्यू 1 2 0 1 2 3 डालो, तो 4 से स्टार्ट होगा 4c, अब बस एक एक बढ़ाते जाना है आपने, 5c 6c और 7c। अब क्या होता है ना, जॉइंट प्रोबेबिलिटी की ये आपकी प्रॉपर्टी होती है, इन सारी वैल्यूज़ का सम, जो आपकी इनसाइड वैल्यूज़ है ना, इन सारी वैल्यूज़ का सम जो है ना 1 के इक्वल आना चाहिए। तो इन सबको सम कर लो आप, c के साथ सम करोगे, तो c के साथ सम करोगे तो क्या निकल के आएगा, ये आएगा सम आपका अराउंड 42c, 42c इज इक्वल टू 1 आएगा यहाँ पे। मतलब मैंने क्या करा, ऐड करा c, फिर 3, फिर 6 8 11, इस तरह से ऐड करते चले जाओ सारी वैल्यूज़ को, तो 1 आएगा, तो c की वैल्यू 1/42 हो गई। तो आपका ये फर्स्ट तो हो गया क्वेश्चन, c की वैल्यू। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y लेस देन इक्वल टू 2, ये पूछ रहा है। तो मुझे कुछ नहीं करना, बस एरिया देखना है कौन सा एरिया में सब पूछ रहा है। x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो मतलब 1 और 2 ये वाली वैल्यू पूछ रहा है वो, और y की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2, मतलब ये और ये। तो अब कॉमन पोर्शन कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, बस जो ग्रीन मैंने कर रहा हूँ, ये वाले पोर्शन को ऐड कर दो बस आप, जितने भी 2c 3c 4c 4c 5c 6c इनका सम कर लो, तो क्या बन के आएगा, ये बन के आ जाएगा आपका, देखो 6 5 11 15 15 और 4 19 19 और 3 22 और 2 24 24c।
अब सी की वैल्यू आपको निकाली हुई है, वो है 1/42, तो 4/7 इसका आंसर आ गया। सो दिस इज़ वेरी सिंपल टेक्निक, आप इस टेक्निक से करना, ईजिली क्वेश्चन हो जाएगा आपका ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये 11 का सेकंड पार्ट है, मतलब और में जो आता है क्वेश्चन, इफ द डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स, ठीक है, इज गिवन बाय दिस, डेंसिटी फंक्शन गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड सी डी एफ ऑफ एक्स। अब आपको उल्टा पूछा हुआ है, पिछले क्वेश्चन में आपको एफ, कैपिटल एफ दे रखा था, वहाँ से स्मॉल एफ निकालना था, ये पिछले क्वेश्चन में था। अब आपको स्मॉल एफ दे रखा है और आपको वहाँ से कैपिटल एफ निकालना, मतलब डेंसिटी फंक्शन गिवन है, आपको क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है। ओके, बट ए फर्स्ट पार्ट में ए निकालना है, तो ए कैसे निकलता है, सारे का इंटीग्रेशन कर दो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जो भी एफ दे रखा है, और उसका सम 1 आएगा, तो वहाँ से आपका ए निकल के आ जाएगा। मतलब कि फर्स्ट पार्ट करते हैं, 0 to 2 वैल्यू क्या दे रखी है, ए एक्स, तो उसका इंटीग्रेशन कर दिया। फिर 2 to 4 क्या दे रखा है, ए इंटू 4 माइनस एक्स डी एक्स कर दिया, और 4 से ग्रेटर के लिए तो 1 0 है, तो बस इसका सम 1 आना चाहिए। अब आपने इसका इंटीग्रेशन करना है और इज इक्वल टू 1 पुट कर देना है, तो वहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी। तो a/2 एक्स स्क्वायर 0 to 2, देन ए बाहर कर दो, 4 का इंटीग्रेशन 4x होगा, फिर x में वैल्यू डाल दो 2 to 4, और x माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस के साथ 2 to 4 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 1। अब क्या करना है, जैसे आपने लिमिट्स डाल देनी है, 2 डाला 4 माइनस 0, ए बाहर रखा हुआ है मैंने, आप चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो 4 इंटू 4 माइनस 2 माइनस हाफ, 4 का स्क्वायर 16, और ये ब्रैकेट क्लोज 1। अब बस a/2 4 से कर देते हैं सीधा, तो क्या बनेगा 2a, यहाँ पे 2 और करा तो ये हो गया 8a, ए से मल्टीप्लाई भी कर दिया मैंने, फिर a/2 इंटू 12 इज इक्वल टू 1, तो 6 से आ जाएगा वो, ठीक है ना, इसको 6 से कर लो, तो ये क्या हो गया 10a माइनस 6a इज इक्वल टू 1, तो 4a इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1/4। तो a तो आपने निकाल लिया, सिर्फ इंटीग्रेशन ही करना था। अब आपने निकालना है क्यूमुलेटिव, तो क्यूमुलेटिव की टेक्निक होती है, वो हम करते हैं अब क्वेश्चंस को। तो x लेस देन 0 के लिए निकालते हैं सबसे पहले केस 1। ये आप मेरी क्यूमुलेटिव वाली वीडियो भी देखना, जाके आपको समझ आ जाएगा मैंने कैसे क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाना सिखाया था। जॉइंट से पहले मिल जाएगा, जॉइंट डेंसिटी फंक्शन, जॉइंट क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से पहले मिल जाएगा आपको वीडियो प्लेलिस्ट में जाके। तो x लेस देन 0 के लिए आपको fx निकालना है, मतलब x की वैल्यू क्या है लेस देन 0, तो fx निकालना है। अब उससे पहले तो आपका फंक्शन 0 ही है पूरा, तो ये 0 आ जाएगा, इसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है आपने, क्योंकि fx फंक्शन आपका डेंसिटी फंक्शन 0 है। इसका मतलब ये होता है आपने इंटीग्रेशन करना है -∞ टू x किसका, f फंक्शन का, ft dt। अब f तो वहाँ 0 है ना भाई, अब मैं 0 का इंटीग्रेशन करूँगा तो 0 ही तो आएगा, तो x लेस देन 0 वैल्यू के लिए वो 0 हो गया। अब सेकंड केस, हम x की डिफरेंट वैल्यू के लिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका डेंसिटी फंक्शन भी x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए डिवाइडेड है, वो सेम नहीं है हर जगह। तो x 0 to 2 के लिए वो ax है, 2 to 4 के लिए वो 4 माइनस एक्स a है, तो इसलिए हमने भी उसको क्यूमुलेटिव भी अलग अलग निकालना है। अब जब x की वैल्यू 0 to 2 लाई कर रही है ना, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2, तो हमें अब क्यूमुलेटिव निकालना है। x कहाँ से आ रहा है, मेरा x इस इंटरवल से आएगा, ये मतलब है fx निकालने का। अब मुझे क्या करना होगा, वही सेम -∞ टू x ft dt, ठीक है। अब मैं इसको फिर से ब्रेक कर सकता हूँ चाहूँ तो, कैसे, -∞ टू 0 ft dt प्लस 0 टू x ft dt। अब -∞ टू 0 के लिए तो मेरे पास फंक्शन f डेंसिटी फंक्शन क्या था, वो 0 था, तो वो 0 ही रहेगा, और 0 टू x, और x की वैल्यू 0 to 2 है, तो 0 to 2 के लिए फंक्शन क्या है, ax है, तो मैं ax को at करके लिखूँगा, क्योंकि मैंने अपना यहाँ पे डमी वेरिएबल चेंज कर लिया है, वो t में कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट x भी है ना, इसलिए उस x को और उस x को सेम ना रखा, मैंने t में कर लिया। आप t के अलावा z ले लो, w ले लो, कुछ और ले लो, y ले लो, y में भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये 0 आ गया, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, जैसा आपने 0 to x at की, तो क्या बनेगा a/2 t² बनेगा, तो 0 to x लिमिट डाल दो यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा a/2
एक्स स्क्वायर, और ए की वैल्यू आपने ऊपर 1/4 निकाली हुई है, तो ये बन जाएगा 1/8 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका केस 2 भी हो गया। अब केस 3 में आ जाओ, बस 2 ही केस बनने हैं ज़्यादा, तो ऊपर वाले में 0 है और लास्ट वाले में 1 आता है। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 4 है, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 4, उसके लिए आपने एफ एक्स निकालना है। तो इसका मतलब -∞ टू एक्स एफ टी डी टी करोगे आप। अब इसमें देखो आपने ब्रेक कर लेना उसको, जैसे जैसे इंटरवल ऊपर दे रखे हैं ना, वैसे वैसे मैं उसी तरह ब्रेक करता जा रहा हूँ। 0 से अलग दे रखा था वैल्यू, तो मैंने -∞ टू 0 अलग कर दिया। 0 to 2 फंक्शन की वैल्यू अलग दे रखी है, तो मैंने 0 to 2 अलग कर दी। और 2 से x जाओगे वापस, क्यों? क्योंकि यहाँ आखिरी लिमिट x है, अपर लिमिट, और x की वैल्यू कहाँ से आ रही है? वो इसमें से कुछ भी हो सकती है, तो इसलिए हमने उसको इसमें लिया है, x की फॉर्म में लिया है, ना कि कुछ फिक्स नंबर लिया है। 0 to x एफ टी डी टी। तो अब मैं एफ टी जो उठाऊंगा ना, वो अकॉर्डिंग टू द इंटरवल उठाऊंगा। -∞ टू 0 0। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। 0 to 2, तो 0 to 2 में इंटरवल फंक्शन क्या दे रखा है आपको? ए एक्स दे रखा है, ऊपर आके देखो 0 to 2 में। अब मैं पूरा ए एक्स ही लिखूंगा, ठीक है, ए एक्स डी टी। एंड 2 to x में देखो फंक्शन क्या दे रखा है आपको? वो दे रखा है 4 - x इंटू ए। तो 4 - x इंटू ए, तो ए को बाहर कर दिया क्योंकि उसका कोई रोल ही नहीं है। तो x को मैं टी में कन्वर्ट कर देता हूँ भाई, क्योंकि टी की रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो x को यहाँ पे भी मैंने टी में कर दिया, आप भी टी में ही कर देना उसको, डी टी। अब बस आपने इंटीग्रेशन करना है। यहाँ इंटीग्रेशन आ गया आपका 0 a/2 टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर की लिमिट 0 to 2 आएगी। देन ए अगेन, फिर 4t, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 to x -1/2 टी स्क्वायर, तो 2 to x, तो हो जाएगा 4a/2। ए की वैल्यू भी पुट कर देंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम इसको कर लेते हैं। पहले तो मेन हमारा टारगेट इसको निकालना है। अब x लिमिट डालो, x -2, ओके, एंड लास्ट लिमिट डलेगी हाफ एक्स स्क्वायर -4। बस इसको सॉल्व करते चले जाओ। 2a, फिर a 4x - 8 -x स्क्वायर बाई 2 +2। ठीक, यहाँ तक a की वैल्यू भी हम इसमें डाल देते हैं। चलिए, तो ये बन जाएगा, a की वैल्यू क्या थी? 1/4, तो 1/4 डाल दो a की वैल्यू को, तो हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4, और 4 सो करेंगे तो x, फिर 8/4 मतलब 2, एक्स स्क्वायर बाई 8, एंड 1/4 करा तो 1/2। तो उसको सम करो, हाफ हाफ, 1x - 1x स्क्वायर बाई 8 बनेगा ये। तो ये आपका क्या बन गया? क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर द वैल्यू x लाइंग बिटवीन 2 to 4। और जब लास्ट की बारी आती है ना, x ग्रेटर देन 4 के लिए वो 0 है, मतलब कि जब आपका केस 4 बनेगा x ग्रेटर देन 4 के लिए, है ना, 4 था ना, तो 4 के लिए क्या होगा ना भाई, एफ एक्स जो है आपका वो -∞ टू x जा रहा है। अब आप बिल्कुल सारे फंक्शंस को कवर कर चुके हो उसमें, एफ टी डी टी, तो ये हमेशा वैल्यू 1 आती है। मतलब कि सारे के सारे आपकी लिमिट निकाल रहे हो आप, फंक्शन वहाँ ख़त्म हो गया 4 पर। अब x की वैल्यू 4 से ग्रेटर ले रहे हो, मतलब 4 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू यहाँ ले रहे हो आप, आपका फंक्शन 4 पर ही ख़त्म हो चुका था। तो x से पहले सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 ही तो आएगा। क्यूमुलेटिव करता क्या है? वो सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम ही तो करता है। अब आप 4 के बाद कोई सी भी वैल्यू उठा लो, यहाँ पे 4.5 उठा लो या 100 उठा लो, तो x डिनोट क्या कर रहा है? x ग्रेटर देन 4 है, बस 4 मतलब 4 से ग्रेटर, 4.5, 5, 6, 7, 8, 100, 1000, 1 लाख। तो उसकी वैल्यू जब आप सारी पीछे की वैल्यूज़ को सम करोगे, आपने 100 भी लिया, 100 से पहले की सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम करोगे तो 1 ही तो आएगा। तो क्यूमुलेटिव फंक्शन दिखाता क्या है? वो सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम ही तो दिखाता है। इंटीग्रेशन आ गया तो सारी प्रोबेबिलिटीज़ का वहाँ पे भी वो एक तरह से एरिया आ गया, वो 1 आएगा हमेशा, क्योंकि डेंसिटी फंक्शन का इंटीग्रेशन 1 होता है, और डेंसिटी फंक्शन का इंटीग्रेशन का मतलब एरिया 1 आ रहा है कर्व के नीचे का, तो इसलिए 1 आएगा। तो आपका पूरा क्यूमुलेटिव तैयार हो चुका है। उसको आप चाहो तो सजा के एक ब्रैकेट में भी करके लिख सकते हो। जैसे जैसे आपने वैल्यूज़ निकाली हैं वैसे वैसे उनको केस 1, केस 2, केस 3 के लिए जैसे निकाला था, x लेस देन 0 के लिए तो वो 0 ही आ रहा था, और x ग्रेटर देन 4 के लिए वो 1 आ रहा है। बाकी दो केस के लिए ही इंपॉर्टेंट था निकालना। जब x की वैल्यू 0 और 2 के बीच लाई कर रही थी तो वो आ रहा था x² बाई 8,
और जब आपकी x की वैल्यू 2 और 4 के बीच में थी तो वो आ रहा था x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 8। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, सपोज दैट द एरर इन द रिएक्शन टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड फॉर अ लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट इज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। मतलब x को बता दिया गया है वो कंटिन्यूअस है, हैविंग द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या दे रखा है, क्लियरली नहीं दिख रहा है इसमें क्वेश्चन में। एक्स स्क्वायर बाई 3 व्हेन एक्स की वैल्यू -1 और 2 के बीच लाई कर रही है और 0 अदरवाइज। तो क्या पूछ रहा है सबसे पहले, वेरीफाई दैट एफ एक्स इज अ डेंसिटी फंक्शन। तो वेरीफाई करने का मतलब है -∞ टू इन्फिनिटी एफ टी डी टी, इसकी वैल्यू ना 1 आनी चाहिए। तो क्या 1 आ रही है देख लेते हैं। अब हमें पता है भाई हमें -∞ टू इन्फिनिटी नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि उसकी रेंज -1 to 2 ही है और बाकी सब जगह वो 0 है। तो मुझे इतना बड़ा इंटीग्रेशन नहीं करना है, ये याद रख लेना आप चीज़ को। और एक्स स्क्वायर बाई 3 तो मतलब टी स्क्वायर बाई 3 है वो डी टी। टी में चेंज कर लेना क्वेश्चन को, या तो वाई में कर लेना, क्योंकि लिमिट फिर सेम आ जाती है तो अच्छा नहीं लगता ना। यहाँ पे भी एक्स आ जाएगा तो, और आप एक्स की रिस्पेक्ट में ही कर रहे हो तो अजीब सा लगता है वो थोड़ा। तो आपने क्या करा, 1/3 बाहर करा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करा 1/3, देन टी क्यूब आ गया वो -1 to 2 कर दिया। तो 1/9 2 का क्यूब मतलब 8 माइनस फिर 1 का क्यूब करोगे तो माइनस, तो 9/9 तो 1 आ गया। वही हमें प्रूव करना था, यस डेंसिटी फंक्शन है। अब प्रोबेबिलिटी एक्स लाइन बिटवीन 0 to 1 निकालना है, मतलब जो भी डेंसिटी फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करना है 0 to 1। तो क्या है ये एक्स स्क्वायर बाई 3, तो 1/3 एक्स क्यूब। जब लिमिट कांस्टेंट है तो मैंने एक्स में ही रखा, कोई दिक्कत नहीं है, आप टी में भी कर सकते थे। 1/9 और ये 1 लिमिट डालिए तो ये आ गया आंसर 1/9। तो 1/9 इसका आंसर है सेकंड पार्ट का। सो इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है ये और पार्ट में, मतलब 12 के साथ जो और पार्ट में था। सो अ टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स ऑफ मैन्युफैक्चरर ए हैव अ मीन लाइफ टाइम ऑफ 6.5। तो मतलब ये पॉपुलेशन का मीन है, तो ए के लिए हम डेटा कवर कर लेते हैं 6.5 एंड ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.9 ईयर। तो मतलब सिग्मा 1 हो गया एक तरह से ये 0.9 ईयर्स। वाइल दोज फॉर मैन्युफैक्चर बी के लिए देख लेते हैं डेटा, हैव अ मीन लाइफ टाइम ऑफ 6.0। मीन लाइफ टाइम जब भी आ रहा है तो वो मीन है पॉपुलेशन का, दो पॉपुलेशन है यहाँ पे आपके पास, एंड ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.8। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम सैंपल ऑफ 36 ट्यूब्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर ए। तो वो यहाँ पे बता रहा है जो मैन्युफैक्चरर ए वहाँ से सैंपल उठाया जा रहा है 36 का, तो n1 इज इक्वल टू 36 हो गया। Will have a mean lifetime that is at least 1 year more than that of the mean lifetime of a sample of 49 tubes from the manufacturer B। मतलब मैन्युफैक्चरर B से उसने 49 ट्यूब्स उठाई, 49 का सैंपल उठाया है, तो यहाँ तो सैंपल की बात हो गई। अब वो बोल रहा है जो मीन लाइफ मैन्युफैक्चरर ए विल हैव अ मीन लाइफ टाइम, मतलब वहाँ पे ना वो जो सैंपल 1 से जो मीन आएगा उसको हम x1 बार से डिनोट करेंगे, और जो है ना सैंपल 1 से जो मीन आ रहा है सैंपल 1 मीन और सैंपल 2 मीन उसको हम डिनोट कर रहे हैं x2 बार से। तो बोला है इन दोनों सैंपल 1 मीन लाइफ टाइम हैज़ एटलीस्ट 1 ईयर मोर देन, मतलब 1 ईयर मोर देन डेट ऑफ बी। ये बनेगा आपका जो आपका क्वेश्चन बनेगा ना कि सैंपल 1 का जो मीन है ना सैंपल 2 के मीन से एटलीस्ट 1 ज़्यादा है, या फिर इसको आप x1 बार माइनस x2 बार ग्रेटर देन 1 लिख सकते हो। अब आपको ये पहले देखना पड़ेगा क्वेश्चन बन किसका रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो किसी टेस्ट का क्वेश्चन ये नहीं बन रहा है, ठीक है ना, ये ना तो जेड टेस्ट ना टी टेस्ट ना आपका जो एफ टेस्ट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको डिफरेंस, इसमें आपको एक्चुअल में जो अप्लाई करना होगा वो करना होगा सेंट्रल लिमिट थ्योरम। अगर आपने मेरी वो देखी है वीडियो, आप ज़रूर देखने जाके, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। वो किस लिए होता था, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैम्पल मीन, सैम्पलिंग, ठीक है, उसमें हम जो सैंपल का मीन आता था उसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालते थे, मतलब उसको एक रैंडम वेरिएबल की तरह ट्रीट करते थे सैंपल की मीन को। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन उसको इस तरह से होता था वो। अगर सैंपल का मीन हमारा x बार है, मैं आपको इन जनरल बता रहा हूँ, तो हमारा क्या होता था, एक
हम z स्कोर बनाते थे, मतलब z वेरिएबल वो होता था x बार माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार। तो इसको ऐसे भी लिखते थे, एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार डिवाइड बाई जो होता था सिग्मा स्क्वायर बाई n, उसका स्क्वायर रूट। सिग्मा क्या है, सिग्मा स्क्वायर क्या है, पॉपुलेशन का वेरिएंस, और n क्या है, सैंपल का साइज। ठीक है, तो ये हमारे एक रैंडम वेरिएबल के था, मतलब सैंपल मीन का हमने क्या निकाला, डिस्ट्रीब्यूशन। वो फॉलो करता था किसको, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 0 1 को फॉलो करता था। ये आपका सेंटर लिमिट थ्योरम का क्वेश्चन बनेगा अब आगे जाके, जो x1 बार माइनस x2 बार ग्रेटर देन 1 मैंने को निकालना है ना, ये चीज़ जो निकालनी है हमें, वो हमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी लगा के निकालनी है, मतलब कि सेंटर लिमिट थ्योरम की। तो यहाँ पे x बार की जगह क्या आ जाएगा, x बार रिप्लेस हो जाएगा x1 बार माइनस x2 बार से। तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, आपका वो बनेगा जो आपका z स्कोर निकलेगा, z की जो वैल्यू स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट z जो होता है उसको z स्कोर भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, वो हो जाएगा x1 बार माइनस x2 बार अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल लिमिट थ्योरम माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 बार माइनस x2 बार डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर। तो स्टैंडर्ड एरर क्या आएगी, इसको आप एक तरह से वेरिएंस भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये क्या होता है, वेरिएंस ऑफ x बार, बट इसको स्टैंडर्ड एरर लिखना ज़्यादा बेटर रहता है। उसका मतलब है वो दोनों के दोनों सैंपल का एरर निकालना है। तो अगर आप मैं उसको इस वेरिएंस से भी निकाल के बताना चाहूँ आपको, तो आप वेरिएंस से भी लिख सकते हो, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसको आप ऐसे लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ x1 प्लस स्टैंडर्ड एरर ऑफ x2। अब आप सोचोगे तो मैंने प्लस क्यों करा, क्योंकि वेरिएंस से अगर आप जाओ, वेरिएंस ऑफ x1 बार माइनस x2 बार है ना, इसका स्क्वायर रूट लो, क्योंकि स्क्वायर रूट क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन या स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर का कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड डेविएशन से ही आता है, बट सैंपल के लिए कर रहे होते हैं हम वो। तो जब वेरिएंस की प्रॉपर्टी लगाओगे तो वेरिएंस ऑफ a माइनस बी क्या होता है, वेरिएंस ऑफ a प्लस बी होता है वो, इसलिए माइनस बीच का ख़त्म होकर प्लस हो जाएगा वो, तो वेरिएंस ऑफ x2 बार। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या बन गया, स्टैंडर्ड एरर ऑफ x1 बार प्लस स्टैंडर्ड एरर ऑफ x2 बार बन गया वो, ठीक है। तो वो अब फॉर्मूला क्या बना, x1 बार माइनस x2 बार, ये तो आपको निकालना है अभी, माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 बार माइनस x2 बार। इस एक्सपेक्टेशन को खोल दो अगर, तो क्या बनता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 बार माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 बार, ये बनेगा, एंड डिवाइड बाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ x1। तो x1 की स्टैंडर्ड एरर क्या होगी, सिग्मा 1 स्क्वायर बाई n1, स्टैंडर्ड एरर को पॉपुलेशन का वेरिएंस डिवाइडेड बाई सैंपल साइज ऑफ पॉपुलेशन सैंपल 1, देन पॉपुलेशन 2 का वेरिएंस डिवाइड बाय सैंपल साइज ऑफ सेकंड सैंपल। सो यहाँ तक तो अभी हमारा सिर्फ फॉर्मूला ही बन रहा है, इसको मैं बिल्कुल कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपका 1 सैंपल के लिए होता था, यहाँ पे 2 सैंपल का है, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम सी लग रही है। अब निकाल लेते हैं हम एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 बार, ठीक है। क्या निकालना है अब हमें, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 बार माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 बार। तो यहाँ पे हमारा जो मीन सैम्पलिंग मीन निकल के आता है ना, वो जो पॉपुलेशन का मीन होता है वही होता है, वो दोनों वैल्यू सेम रहती है, तो μ1 माइनस μ2 लगेगा यहाँ पे, ठीक है। सैम्पल मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन, वो क्या है 6.5 और 6 है वो, तो 6.5 और 6, तो वो आ गया 0.5। और नेक्स्ट क्या है आपके पास, सिग्मा 1 स्क्वायर बाई n1 और सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n2, तो आप डायरेक्टली निकाल ही लोगे। अब आपको निकालना क्या था कि दोनों का जो सैंपल मीन का डिफरेंस है, x1 बार जो मैंने यहाँ पे लिखा है x1 बार माइनस x2 बार, वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। अब कैसे करते थे क्वेश्चन, आपको धीरे धीरे याद आने लगेगा, जो सेंटर लिमिट थ्योरम के क्वेश्चन करते थे वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है, वो आपको ये चीज़ निकालनी है एक्चुअल में, ठीक है। एटलीस्ट लिखा है सैंपल मीन दैट इज एटलीस्ट 1 ईयर मोर देन द मीन लाइफ टाइम, ये निकालना था आपको। तो कॉन्टिन्यूस के केस में ग्रेटर लिखो या ग्रेटर देन इक्वल टू लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता,
तो क्या बनेगा फॉर्मूला, x1 बार माइनस x2 बार, ये एक पूरा रैंडम वेरिएबल है, माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 बार माइनस x2 बार डिवाइड बाई स्टैंडर्ड एरर सिग्मा 1 स्क्वायर बाई n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n2। ऐसे ही तो होता था। अब ग्रेटर देन 1, तो 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस, अब ये करोगे आप, याद करो कैसे करते थे, अगर x ग्रेटर देन 2 निकालना होता था तो कैसे करते थे, x माइनस म्यू बाई सिग्मा बाई रूट एन ग्रेटर देन 2 माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट एन, ऐसे करके उसको z में कन्वर्ट कर लेते थे हम स्टैंडर्ड में। 2 और म्यू की वैल्यू डाल दो, सिग्मा बाई रूट एन की वैल्यू डाल दो। इस तरह से तो करते थे जब हम सेंटर लिमिट थ्योरम में क्वेश्चन को x वैल्यू को z में कन्वर्ट कर लेते थे। तो 1 माइनस, अब एक्सपेक्टेशन x1 बार माइनस x2 बार क्या निकल के आया 0.5, और सिग्मा 1 स्क्वायर क्या है, सिग्मा 1 की वैल्यू है आपकी 0.9 का स्क्वायर, n1 मतलब सैम्पल का साइज 36 था वो, 0.8 का स्क्वायर, सिग्मा 2 का स्क्वायर, और n2 की वैल्यू है आपकी 49। क्या है तो आप ऊपर वेरीफाई कर लो जो हमने अभी वैल्यू लिखी थी, 0.9, 0.8, 36 एंड 49। ओके, तो ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। एक्चुअल में जो आपका यहाँ बनना है ना, ये z बन गया पूरा। कौन सी वैल्यू z बन गई, ये वाली पूरी वैल्यू z स्कोर बन गया, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बन गया, ग्रेटर देन 1 माइनस 0.5, ठीक है, डिवाइड बाई जो भी वैल्यू आपकी निकल के आएगी, तो इसको स्क्वायर रूट को आप सॉल्व कर लेना है। स्क्वायर रूट सॉल्व करके क्या आएगा आप वो देख लेना। तो स्क्वायर रूट सॉल्व करने के बाद जो मेरी वैल्यू आ रही है वो आएगी 0.1886, ठीक है, ये आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 2.65, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू 2.65, ठीक है ना। कैसे करते थे इसमें, स्टैंडर्ड नॉर्मल में 2.65 के बाद का मुझे एरिया चाहिए, तो 1 में से मैं 2.65 से पहले का एरिया माइनस कर दूंगा। तो अब 2.65 की वैल्यू आप कहाँ से देखोगे, वो आप नॉर्मल की टेबल से देखोगे, क्यूमुलेटिव वाली टेबल से। तो वो वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली आपकी 0.9960, ठीक है। क्यूमुलेटिव वाली टेबल से आप ये वैल्यू देख लेना, 2.65 स्टैंडर्ड नॉर्मल की जो वैल्यू होती है, टेबल होती है वहाँ से क्यूमुलेटिव वाली। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 0.0040 के अराउंड, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी थी आपको। अब आप क्वेश्चन को दोबारा से रिकॉल करो, क्वेश्चन थोड़ा ये समझाने में ज़्यादा टाइम लगे तो क्वेश्चन ही भूल जाते हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही थी, तो उसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर लो क्वेश्चन को। तो प्रोबेबिलिटी कि x1 बार माइनस x2 बार ग्रेटर देन 1 होगा, वो होगा 0.0040 इंटू 100, तो 0.4%, मतलब प्रोबेबिलिटी आ गई 0.4 प्रोबेबिलिटी। तो इतनी प्रोबेबिलिटी निकल के आ रही है आपकी कि सैंपल मीन का, सैंपल 1 का मीन ग्रेटर होगा एटलीस्ट 1 किससे, सैंपल 2 के मीन से। तो ये क्वेश्चन बन गया आपका सेंट्रल लिमिट थ्योरम का और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसको आप अच्छे से देख लेना। इस क्वेश्चन में मुझे पूरे पेपर में बस ये थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए अलग लगा, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल पैटर्न पे हैं, उसको आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सो फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहो। ये क्वेश्चन पेपर पूरा खुद से प्रैक्टिस करो, मेरी वीडियो देखो, और जो चीज़ समझ ना आए आप कमेंट भी कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।